हेलो फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूंगा जीएसटीआर 9 की जो टेबल 6 है, 6A के अंदर जो फिगर्स हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के, और टेबल 4 में जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो वैल्यूज आती है, उन वैल्यूज के अंदर जो स्पिल ओवर इफेक्ट है, यानी अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें, तो जब हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं जीएसटीआर 9, तो उसमें अगर 21-22 के जो कुछ अमाउंट्स हैं और वो अपने जो है जीएसटीआर 3B में फाइल किए हैं, 21-22 के अमाउंट्स 22-23 में अगर फाइल करें अप टू अ स्पेसिफाइड डेट, चाहे मैं बात करूं वो आउटवर्ड सप्लाईज की, चाहे मैं बात करूं क्रेडिट नोट्स की, या मैं बात करूं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, अगर 21-22 के कुछ अमाउंट्स अगर आपने 22-23 की रिटर्न में फाइल करे हैं 3B और R1 में, तो मूट क्वेश्चन ये है कि उनका क्या इंपैक्ट रहेगा जीएसटीआर 9 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। दिस इज द मूट क्वेश्चन बिफोर ऑल ऑफ अस। सो इस क्वेश्चन को जरा डिकोड करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि फॉर इंस्टेंस आपका कोई क्रेडिट नोट था और वो क्रेडिट नोट था परटेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 21-22, बट दैट क्रेडिट नोट हैज बीन शोन इन द रिटर्न्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो 21-22 की जो रिटर्न होंगी, 21-22 की जो जीएसटीआर 9 होगी, उसकी जो टेबल 10 और टेबल 11 है, वहां पर वो जो इंपैक्ट है उसको अकाउंट फॉर करना है, वहां पे आपको उसको शो करना है, और उसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी प्लस या माइनस हो सकती है, और उसका इंपैक्ट टेबल नंबर जो कॉन्सिक्वेंशियल टेबल है, टेबल नंबर 14, वहां पे उसका इंपैक्ट आएगा अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है तो। अगर आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती है तो अकॉर्डिंगली यू कैन क्लेम द रिफंड, लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी बनती है तो आपको DRC 03 से पे करनी पड़ेगी। दिस इज द प्रिसाइज समरी ऑफ टेबल 10 एंड 11। यानी अगर आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में रिफ्लेक्ट किए 21-22 के फिगर्स 22-23 में, ये तो बात रही क्रेडिट नोट्स की, और ये इंपैक्ट रहा 21-22 की रिटर्न में। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि 22-23 की रिटर्न्स में उन क्रेडिट नोट्स का कोई इंपैक्ट आएगा क्या? 21-22 के जो रिटर्न्स, जो क्रेडिट नोट्स हैं, उसका जो इंपैक्ट है 22-23 में कहीं भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। उसका मतलब ये है कि आपको जो टेबल नंबर 4 फाइल करनी है 22-23 की जीएसटी 9 में, वहां पर उनका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने करंट ईयर्स के फिगर्स वहां पर शो करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको करंट ईयर के फिगर्स शो करने हैं, तो फिर उसकी वजह से जो लायबिलिटी अगर आपकी बनती थी तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, वो लायबिलिटी आप ऑलरेडी जीएसटीआर 3B और R1 के थ्रू डिस्चार्ज कर चुके हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ आपके करंट फाइनेंशियल ईयर्स के फिगर्स शो करने हैं। अब बात करते हैं आईटीसी की। अगर 21-22 का कोई आईटीसी आपने 22-23 में लिया अप टू अ स्पेसिफाइड डेट, तो उसका क्या इंपैक्ट होगा 21-22 की जीएसटीआर 9 में, और उसका इंपैक्ट क्या होगा 22-23 की जीएसटीआर 9 में। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई 21-22 का आईटीसी 22-23 में लिया है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसका जो डिस्क्लोजर है, वो डिस्क्लोजर जाएगा टेबल नंबर 13 में ऑफ जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब इंपॉर्टेंट बात कि अब उसका 9 जो फाइल करेंगे 22-23 की, तो वहां पर उसका क्या इंपैक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूं। आपने 22-23 की रिटर्न्स में आईटीसी लिया 21-22 का, 21-22 का, तो टेबल 6A के अंदर वो वैल्यूज पॉपुलेट होंगी, बिल्कुल पॉपुलेट होंगी जी, क्योंकि वो आपने 3B के थ्रू लिया है, और 6A पॉपुलेट होती है टेबल नंबर 4A ऑफ जीएसटीआर 3B। लेकिन अगर 6B का जो 6A से वैल्यू ऑफ 6B में प्लॉट करनी पड़ेगी हमें, तो 6B में जो वैल्यूज हम प्लॉट करेंगे, वो जो आईटीसी है उसको हटा के पॉपुलेट करेंगे, और उस आईटीसी को टू मिनिमाइज और टू मिटिगेट द डिफरेंसेस उसको हम शो करेंगे 6M के अंदर। अब 6B से वैल्यू चली जाएंगी टेबल नंबर 8B के अंदर, और टेबल 8B का कंपैरिजन होगा टेबल नंबर 8A के साथ। 8A में डेफिनेटली वो इनवॉइसेस नहीं होंगे 21-22 के, बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग इन जीएसटीआर 2A ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इस तरीके से
आपकी टेबल 6 में भी डिफरेंस नहीं रहेगा और टेबल 8A 8B के अंदर भी डिफरेंस नहीं रहेगा। उसके बाद अगर आपने 22-23 के कुछ जो इनवॉइसेस हैं उनका क्रेडिट अगर 23-24 में लिया है तो वो आप 8C के अंदर रिफ्लेक्ट वहां पर कर सकते हैं और सेम वो भी आपको टेबल नंबर 13 में भी उनको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये एक कह सकते हैं कि इतना कॉम्प्लेक्स इशू है जिसकी वजह से ऑलमोस्ट सबको प्रॉब्लम आ रही है। तो आई हैव made an attempt to summarize all this complex issues. Thank you very much for watching this. Have a nice day. Thank you very much.